एक गांव में प्रिया और रमेश ने शादी की और साथ रह रहे थे। वे एक धनी दंपत्ति थे जिनके पास बहुत सारी दौलत थी। साथ ही प्रिया एक सुंदर दिखने वाली महिला थी। अपनी हैसियत देखकर उसे बहुत घमंड होता था। उसी गांव में एक गरीब परिवार कीर्ति और राजू का था। कीर्ति थोड़ी सांवली थी। अपनी आजीविका कमाने के लिए कीर्ति और राजू दोनों काम किया करते थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रिया गर्भवती हुई और ये जानकर वो बहुत खुश हुई और रमेश से कहा, सुनो जी, कुछ और दिनों में हम माता पिता बनने वाले हैं। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो बहुत रोमांचित महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझे मेरे जैसा सुंदर पुत्र मिलना चाहिए। तुम लड़का हो, ऐसा क्यों सोच रही हो? संयोग से अगर हमारी लड़की हुई तो फिर क्या करोगी? ए जी, मजाक में भी ऐसा मत बोलो। मुझे सिर्फ लड़का चाहिए। दिन बीत रहे थे। प्रिया रोज एक लड़के के लिए प्रार्थना करने लगी और वो कभी कभी लड़का होने के लिए उपवास भी रख रही थी। उसकी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे और फिर एक दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई और रमेश उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहीं कीर्ति भी लेबर पेन के साथ भर्ती हो गई। राजू घबरा गया और पैसे के लिए बाहर निकल गया। ये सब रमेश ने देखा। तब तक दोनों औरतों की डिलीवरी हो गई और डॉक्टर बाहर आई। डिलीवरी पूरी हो गई है, आप जाकर देख लें, डॉक्टर ने कहा और वहां से चली गई। रमेश दौड़ते हुए अंदर गया। वहां प्रिया बेहोश थी। जब रमेश को पता चला कि उसे एक बच्ची हुई है तो वो घबरा गया। हे भगवान, मेरी एक बच्ची हुई है। अगर प्रिया को इस बारे में पता चलेगा तो वो रोने लगेगी और उसे तमाम नई बीमारियां हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? वो परेशान था और सोच रहा था। फिर उसने अगले बिस्तर पर कीर्ति को देखा। वो उसके पास गया। उसे एक लड़का हुआ था। कीर्ति गहरी नींद में थी। उसने सोचा कि यही सही समय है। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। भगवान, मुझे माफ कर देना। उसने लड़की को प्रिया के पास और लड़की को कीर्ति के पास रख दिया। इस तरह बच्चे बदल दिए। जब प्रिया को होश आया तो वो लड़की को देखकर बड़ी खुश हुई। बाद में रमेश और प्रिया बच्चे को घर ले गए। कीर्ति और राजू को लगा कि उनके घर में लक्ष्मी आई है और वे भी बहुत खुश हुए और घर चले गए। ऐसे कुछ साल बीत गए। बच्चे अब कुछ बड़े हो गए थे। कीर्ति अपनी माली हालत से परेशान थी। उसकी पड़ोसन ने बताया कि एक औरत को काम वाली की जरूरत है और उसे पता भी दिया। तो वो अपनी बेटी को लेकर बताए पते पर गई। वहां घर के सामने खड़े होकर, मैडम जी, क्या आप एक बार बाहर आएंगी? इस तरह कीर्ति ने पुकारा। प्रिया बाहर निकल कर आई। क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैडम, मुझे पता चला कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है। मैं अच्छा कर सकती हूँ। प्लीज मुझे अपने घर में काम करने दे। ठीक है, पहले मेरे पास एक नौकरानी थी, अच्छा नहीं कर रही थी, निकाल दी। तुम सावधान रहना। वो उससे उनके घर का काम करवाने लगी। तब तक रमेश घर आ गया और उसने उसे नई नौकरानी के बारे में बताया। रमेश ने कीर्ति और उसकी बेटी को देखा तो वो चौंक गया। उसे अस्पताल की घटना याद आई और उसने मन में सोचा, हे भगवान, इन दिनों मेरी बेटी दूर रही, लेकिन अब तुम उसे मेरे पास ले आए। उसने मन में सोचा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रिया कीर्ति और उसकी बेटी के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती थी और वो उन्हें हर छोटी बड़ी बात पर डांट देती थी। ऐसे ही एक दिन जब कीर्ति सुबह घर आई, इतनी देर क्यों हुई? क्या मुझे तुम्हारे आने का इंतजार करना होगा? अయ్यो नहीं मैडम, मुझे घर पर कुछ काम था तो देर हो गई। ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ, मैं कार से जाऊंगी, तुम पैदल चलकर आओ, लेकिन जल्दी आना। और तुम लड़की, अंदर मत जाना, बाहर बैठकर घर देखो। उसने कहा और बड़ी स्टाइल में कार में बैठकर निकल गई।
तब कीर्ति ने अपनी बेटी को सावधान रहने को कहा और बाजार के लिए निकल गई। बाजार के पास प्रिया कार में बैठकर कीर्ति का इंतजार कर रही थी। कीर्ति को आते देखकर वो कार से नीचे उतर गई। कार के आगे वाले हिस्से में उसे कुछ धूल दिखाई दे रही थी। छी, पता नहीं ये धूल कहां से आई। ए कीर्ति, कार की धूल साफ कर दो, नहीं तो हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। मैडम, धूल साफ करने के लिए मुझे यहाँ कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है मैडम। नहीं मिल रहा? तुम्हारी साड़ी है ना, उससे साफ कर दो। घर जाकर बेकार साड़ियां तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी मैं। उसने कीर्ति से सख्ती से बात की। कुछ न कह पाने के कारण उसने अपनी साड़ी से ही कार को पोंछा। फिर प्रिया ने बाजार का काम खत्म किया और कार में चली गई। जब वो घर पहुंची तो कीर्ति की बेटी और प्रिया का बेटा मजे से खेल रहे थे। रमेश उन दोनों को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तभी प्रिया घर में दाखिल हुई और बच्चों को खेलते देखा। वो लड़की से नाराज हो गई और उसके साथ मारपीट करने लगी। क्यों री, मैंने तुझसे कहा था मेरे घर के सामने बैठकर घर को देखना, लेकिन तू मेरे बेटे के साथ खेलने लग गई। हाँ, वो उस पर चिल्लाने लगी। ये देख रमेश ने जाकर उसे रोका। क्या तुम पागल हो गई हो? एक छोटी सी बच्ची को क्यों मार रही हो? उसने क्या किया? वो एक नौकरानी की बेटी है और उसे मेरे बेटे के साथ खेलने का अधिकार नहीं। ये सुनकर रमेश गुस्से में तिलमिला गया। वो छोटी बच्ची नौकरानी की बेटी नहीं, तुमने उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। और रमेश ने बताया कि अस्पताल में क्या हुआ था। ये सुनकर प्रिया दंग रह गई। कीर्ति जब आई तो वो भी सुनकर चौंक गई। जब उसे पता चला कि वो उसकी अपनी बेटी है तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे अपने पास लिया और कहने लगी, अब दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। कीर्ति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने पैसे के घमंड के साथ तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया। अब से तुम भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। उसने क्षमा मांगी। तब से वो दोनों बच्चों की एक जैसे देखभाल करने लगी। सिरीपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। राघव और सुमति नाम की पति पत्नी वहां रहते थे। उनका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम था सौम्या, जिसका रंग गहरा था, और लड़के का नाम था संतोष, जो बहुत गोरा और सुंदर था। बेटी के सावली होने के कारण सुमति बेटी के प्रति कभी कोई प्यार ही नहीं दिखाती थी। वो हमेशा अपने बेटे की देखभाल में लगी रहती थी। इससे सौम्या को बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसके पिता राघव ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी बेटी से भी प्यार किया और बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सुमति अपने बेटे को शॉपिंग पर ले जा रही थी तो, ए सौम्या, हम दोनों कपड़े खरीदने जा रहे हैं। जब तक हम घर वापस आते हैं तुम घर को साफ कर लेना। वहां से आने के बाद मुझसे काम नहीं हो पाएगा, समझ गई? इस तरह कहा तो सौम्या बोली, ठीक है माँ, मैं कर लूंगी। उसके ऐसा कहते ही उसके पापा आ गए। तुम अगर बाहर जा ही रही हो तो सौम्या को भी अपने साथ ले जाओ, उसके लिए भी कुछ कपड़े खरीद देना। तब सुमति कहने लगी, उसके रंग के लिए कोई खास कपड़ा चुनने की जरूरत ही नहीं है। जो भी लाऊंगी पहन लेगी। और ऐसे भी इतने सारे पुराने कपड़े पड़े हैं, हम कुछ पैसा ही बचा लेंगे, क्यों? उसने ऐसा कहा तो राघव उस पर क्रोधित हो गया। सुमति, वो भी हमारी ही औलाद है, क्यों तुम अंतर दिखाकर उसकी भावनाओं को आहत करती रहती हो हमेशा? मुझे ये सब नहीं पता। जब लोग उसे देखते हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे अपना अपमान लगता है। मैं इस तरह की बातें नहीं सुन सकती हूँ। कोई कुछ बोलता है तो तुम अपने बच्चों के साथ भेदभाव करने लगोगी क्या? ईश्वरा, मैं तुम्हारी कहानियां नहीं सुनना चाहती। यदि तुम में धैर्य है तो तुम उसे अपने साथ ले जाओ। मैं सिर्फ बाबू को लेकर जाऊंगी। चलो, हम चलेंगे। वो गुस्से में चली गई। उसकी बातें सुनकर सौम्या रोने लगी।
तब राघव ने सौम्या को दिलासा दिया। सौम्या, तुमने अपनी माँ की बातें सुनी, उसकी बात का बुरा मत मानो। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे कपड़े लाऊंगा, ठीक है ना? उसे दिलासा देते हुए वो बाहर चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बेटे के प्यार में उसने अपने बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे। संतोष खिलौनों से खेल रहा था। सौम्या ने उसे देखा तो मैं भी कुछ समय के लिए भाई के साथ खेलना चाहती हूँ। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके खिलौने ले लिए। ये देखकर वो बोला, मेरे खिलौने हैं वो, माँ मेरे लिए लाई थी, उनको मत छुओ तुम, समझी? मैं भी उनके साथ खेलना चाहती हूँ भाई, मुझे भी खेलने दो ना। लेकिन संतोष ने उसे अपने खिलौनों को छूने भी नहीं दिया। माँ से जाकर शिकायत लगाई। फिर सुमति वहाँ आई। एक लड़की को खिलौने क्यों चाहिए? घर का काम करना सीखो, आओ चलो। उसने उसे खेलने नहीं दिया, बल्कि उसे घर में काम करने के लिए कहा। इससे सौम्या को बहुत बुरा लगा। दिन गुजरते जा रहे थे। संतोष ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उसे दूसरे स्कूल में डालने का फैसला किया और राघव से कहा, सुनो जी, संतोष के स्कूल में शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं उसे दूसरे स्कूल में डालूंगी। तो फिर हमें सौम्या के लिए भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना होगा, ताकि दोनों साथ ही जाएं। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी तो शादी हो जाएगी और वो चली जाएगी। उसके लिए हम स्कूल क्यों बदलेंगे? एक बच्चे को शिक्षित करना इतना मुश्किल हो रहा है आजकल। आप भी तो देख रहे हो ना। तो सौम्या को उसी स्कूल में रहने देते हैं, बस संतोष का स्कूल बदलेंगे हम। उसने राघव को मना लिया और संतोष का एक अलग स्कूल में एडमिशन करा दिया। लेकिन सौम्या को उसी पुराने स्कूल में भेजा गया। दिन बीतते जा रहे थे। संतोष को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था और पूरा समय खेलने में बिता रहा था। लेकिन सौम्या घर का काम भी कर रही थी और जब भी उसे समय मिलता अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल में परीक्षा खत्म हुई। सौम्या स्कूल में प्रथम आई। उसी दिन जब राघव और सुमति उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनकी शिक्षिका ने उन्हें देखा और रोका। आप दोनों सौम्या के माता पिता है ना? हाँ मैडम, लेकिन आपने क्यों पूछा? आपकी बेटी ने परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं, कक्षा में प्रथम आई है, बहुत बुद्धिमान लड़की है। ऐसी बेटी का होना वास्तव में एक आशीर्वाद है। आप दोनों बड़े खुशकिस्मत हैं। आपको पता है, स्कूल मैनेजमेंट आप लोगों को बुलाकर सम्मानित करने चाह रहा है, उसने कहा और चली गई। ये सुनकर माता पिता दोनों खुश हो गए। सुमति जब घर पहुंची तो उसने संतोष के मार्क्स देखे और बहुत नाराज हुई। 2 दिन बाद प्रिंसिपल ने माता पिता को आमंत्रित किया और सबके सामने उनकी खूब प्रशंसा की। सुमति को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करने लगी। उसे उन सभी दिनों में अपने क्रूर व्यवहार के लिए भी बहुत बुरा लगा। उस दिन से वो दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार करने लगी। सौम्या भी अपनी माँ के प्यार को पाकर बहुत खुश थी।